कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल करने का हमारा मकसद क्या है, ताकि जो हम लाइन की वैल्यूज़ निकालें, जो हम लाइन का इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू निकालें, उसकी फॉर्म को हम एग्जैक्ट लिख सकें। इसीलिए हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। और कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला आप हमेशा ये याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर सी, और कॉन्टोर की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, मतलब फंक्शन है मेरा जेड के अलोंग, इज इक्वल किसके होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट बाद में लगानी है, कब, जब हम छोटे से पार्ट के लिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। वो छोटा सा पार्ट क्या है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n एक्साई एफ ऑफ एक्साई आर, मतलब उस छोटे से पोर्शन के लिए एफ अप्लाई करके, और कहाँ से कहाँ तक, जेड ऑफ आर माइनस से जेड ऑफ आर माइनस 1 तक। क्लियर है इतनी बात। इसीलिए हमने क्या फाइंड की है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, या फिर कह सकते हैं इसको इंटीग्रल अलोंग द कर्व। हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल कनेक्टेड रीजन और कॉन्टूर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, और रीजन आर इज सेड टू बी सिंपल कनेक्टेड रीजन। कोई रीजन आर है वो सिंपल कनेक्टेड रीजन कब कहा जाएगा, इफ़ एनी कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व इन आर, अगर मेरे पास आर के अंदर कोई क्लोज्ड कर्व हो, कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट विदाउट पासिंग आउट ऑफ द रीजन, मतलब कि वो श्रंक हो जाए, कैसे, विदाउट पासिंग आउट ऑफ द रीजन, रीजन से जाए बगैर, ठीक है। अदरवाइज द रीजन इज सेड टू बी मल्टी कनेक्टेड, अगर ऐसा नहीं होता तो रीजन क्या कहा जाएगा, मल्टी कनेक्टेड। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे ओपन स्फीयर, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स आर द सिंपल कनेक्टेड रीजन्स, और रिंग शेप रीजन इज मल्टी कनेक्टेड रीजन्स। अब देखो मैं इसका आपको हिंट देती हूँ। मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है, अगर मैं इसको श्रिंक करूँगी, ये मेरे पास क्लोज्ड सर्कल है, अगर मैं इसको श्रिंक करूँगी तो ये इतना रह जाएगा, और अगर मैं इसको और श्रिंक करूँगी, इस तरह मैं इसको श्रिंक करती जाऊँगी, और ये लास्ट में जाके मेरे पास एक पॉइंट बन जाएगा, राइट। एक मतलब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसपे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एक सिंपल पॉइंट बन जाएगा। तो वहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल कनेक्टेड रीजन। और अगर मान लो मैं इसी सर्कल के अंदर मेरे पास एक और सर्कल है, राइट, तो यानी कि मैं इसको एक सिंपल सर्कल रिंग शेप, अगर इसकी शेप के अंदर एक और शेप आ गई है, राइट, तो यानी कि मैं अगर इसको बंद करना चाहूँ तो इस पॉइंट पे आके ये रुक जाएगा, क्योंकि अंदर वाला तो मेरा बंद नहीं हो रहा। तो ये कैसे रीजन हो गया, मल्टी कनेक्टेड, राइट, इसको बोलते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सोल्व कैसे, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे हम, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए सिंपल कनेक्टेड रीजन होता क्या है। एक सिंपल कनेक्टेड रीजन कोई भी कंटिन्यूस क्लोज कर्व के अंदर एक कोई भी क्लोज्ड कर्व होता है जिसको श्रिंक किया जा सकता है एट ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट आने तक, विदाउट पासिंग आउट द रीजन, रीजन के बाहर जाए बगैर, राइट। अब करते हैं हम इसके डेफिनेशन ऑफ कॉन्टोर। कॉन्टोर क्या कहता है, अ कॉन्टोर इज अ फाइनाइट चेन ऑफ कंटिन्यूस कर्व्स क्लोज्ड एंड ओपन कॉन्टोर। मतलब कॉन्टोर क्या होता है, मान लो मेरे पास ये एक कोई भी लाइन है, कंटिन्यूस लाइन है, तो एक कॉन्टोर क्या होगा, फाइनाइट चेन होगी किसकी, कॉन्टिन्यूस कर्व क्लोज्ड। मान लो मेरे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये बी है मेरे पास पॉइंट, ये सी है, ये डी है, इस तरह मेरे पास कुछ पॉइंट हैं। तो कॉन्टोर क्या है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये छोटे छोटे जो कर्व बन रहे हैं, ये ए टू बी ऐसे है, बी टू सी ऐसे है, सी टू डी ऐसे है, इस तरह ये ई, ये डी टू ई ऐसे है। तो ये इन छोटे छोटे कर्व से जो लाइन मिला के बनी है उसको हम बोलते हैं कॉन्टोर, राइट। क्लियर हो गया आपको। हाँ, एक और बात, ये फाइनाइट चेन होती है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके अंदर कंटेन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल अलोंग अ कर्व, लेट सी बी अ
रेक्टिफाइबल कर्व इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। रेक्टिफाइबल कर्व का मतलब क्या है, जो हमने अभी कॉन्टोर पढ़े ना, इसमें जब हम इस किसी भी कर्व को छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो रेक्टिफाइबल कर्व के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई लाइन थी, अभी ये मेरे पास मैंने कोई एक कॉन्टोर लिया था, कोई भी लाइन ली थी, कोई भी कर्व लिया था, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अब ए बी, मान लो मेरे पास ये ए बी आया, मैं इसको भी तो और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। और फिर जब मेरे पास और आएगा तो मैं इसको भी और छोटे पार्ट्स में, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट उठाया, उसको भी और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं उसको और ज़्यादा डिवाइड करते जा सकती हूँ जब तक कि मेरे पास बिल्कुल छोटी वैल्यू ना आ जाए, अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, तो लेट सी बी अ रेक्टिफाइबल कर्व इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन जॉइनिंग ए टू बी। कैसे हो रहा है वो, मान लो मेरे पास ये कोई कर्व है ए टू बी, ये फर्स्ट पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कॉम्प्लेक्स मेरे पास प्लेन है, ध्यान रखना। डिवाइड द कर्व सी जॉइनिंग z इज इक्वल टू ए टू z इज इक्वल टू बी। ये पूरी मैंने ले ली z, ये पूरी मैंने ले ली z, z इज इक्वल टू ए टू z इज इक्वल टू बी। इसको, इनके पॉइंट्स को वो ज्वाइन कर रहा है, और z ए टू बी के बीच में मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट है, जैसे z0, z1, z2, z3, इस तरह मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट हैं। आप जितने मर्जी पॉइंट ले सकते हो, ये मेरे इसके अंदर हैं ए टू बी के बीच में, राइट। तो अब हमें इसमें फाइंड मतलब निकालना क्या है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटेग्रल जब हम बात करते हैं, इसमें हम सोल्व करते हैं एक छोटे से छोटा पॉइंट जो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। अब इसके बीच हमने n पॉइंट्स लिए हैं, फाइनाइट लिए हैं। ये मान लो यहाँ तक मेरा जो लास्ट टर्म है ये zn है, यहाँ पे कहीं पे zn-1 होगा, राइट। तो ये मैंने zn पॉइंट्स लिए हैं, किस पे, एक कर्व पे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक्साई लेना है, बिलोंग किससे होना चाहिए, वो zr-1 टू zr। देखो अब ये मेरे पास कर्व है, ये मेरे पास एक कर्व है ए टू बी, मैं इसमें से कोई भी एक पोर्शन उठाती हूँ। मान लो मैंने यहाँ से पोर्शन उठाया, बीच में से कोई भी पोर्शन, वहाँ पे एक नंबर था zr-1, यहाँ पे चलती जा रही है पॉइंट और zr-1 पे पहुँच गई, और यहाँ पे कोई पॉइंट था zr, उसके बाद zr+1 आया होगा कहीं पे जाके। तो मैंने zr से लेके जब मैंने इसको जूम करके देखा तो मेरे पास ये आया zr-1 टू z ऑफ r। मतलब मैंने इस पूरी कर्व में से सिर्फ ये वाला पोर्शन अपने मतलब के लिए निकाल दिया। अब जैसे जैसे मैं r को चेंज करती जाऊंगी, मेरे पास वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू a टू b आती रहेगी। मान लो मैंने z की वैल्यू पुट कर दी 1, सॉरी r की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, z0 टू z1। सिमिलरली मैंने r की वैल्यू पुट कर दी 0, सो 2, तो क्या आएगी z1 टू z2। इस तरह मेरे पास वैल्यू आती जाएंगी, और लास्ट में मैंने वैल्यू कर दी r इज इक्वल टू n। यहाँ क्या आ जाएगा, zn-1 टू z ऑफ n, और z ऑफ n मेरे पास क्या है, b। तो यहाँ से यानी कि मेरे पास अगर मैं ये स्टैंडर्ड लेके चलूँ zr-1 टू z ऑफ r, तो मैं इस पूरी वैल्यू की a टू b तक वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। इतनी बात क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड्स क्यों किया। जब मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ तो मैंने बीच में जो XIR छोटा सा पॉइंट लिया है उसको मैंने आपके जूम करके कुछ ऐसे दिखाया है, ताकि आपको बता सकूँ कि A टू B मैं कैसे पॉइंट लेती हूँ। तो XIR लिया। अब ये XIR है क्या, मतलब एक हमने पॉइंट मान लिया, क्या, SN ले लिया हमने एक पॉइंट। वो किस टाइप का है वो पॉइंट, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब जिसमें r चेंज हो रहा है 1 से लेके n तक, जो मैंने आपको अभी चेंज करके दिखाया r1 टू n, ये मैंने आपको r1 टू n चेंज करके दिखाया। और इनटू में क्या है उसके, f ऑफ XIR, मतलब फंक्शन किसका है, XIR का, इनटू में मल्टीप्लाई किया है मैंने z ऑफ r माइनस z ऑफ r-1, मतलब कि उस छोटा सा पोर्शन का एक हिस्सा जो हमने टेक ऑफ किया, सो दैट हम अपने क्वेश्चन की वैल्यू को सॉल्व कर सकें। ये मेरे पास स्टैंडर्ड लेके चलनी पड़ेगी, ये आपको हर क्वेश्चन में लर्न ही करनी पड़ेगी वैल्यू। अगर आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लोगे तो आपको आगे मतलब दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार याद कर लो। SN याद करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। SN इज इक्वल टू समेशन लगाना है कहाँ से, R1 टू n तक,
सबसे पहले फंक्शन में अप्लाई करना है XIR। फंक्शन में XIR अप्लाई करने का मतलब मैंने इस पूरी लाइन को कवर कर लिया है, जैसी मर्जी है ये लाइन, और इनटू में करना है ZR-1, राइट। मतलब इन दो बीच के पॉइंट्स का डिफरेंस। टेंड्स टू इन्फिनिटी Z ऑफ R माइनस ZR-1 टेंड्स टू 0। जैसे मैं n को इन्फिनिटी अप्रोच कराती हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास n है, मतलब R लिया था ना बीच में टर्म, तो जैसे ही मैं n को इन्फिनिटी अप्रोच कराऊंगी मेरे पास ये भी क्या बन जाएगा, एक तरह से इन्फिनिटी। यहाँ पे ये सारी फंक्शन भी क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बनने के कारण यहाँ पे देखो, जब हमने फाइनाइट नंबर लिए 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 या फिर n-1 to n, फाइनाइट नंबर लिए तो मेरा रिजल्ट भी क्या आ रहा था, फाइनाइट। मतलब कुछ ना कुछ बिल्कुल, ये तो था इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी लाइन में से मैंने इतनी सी लाइन ली, इतनी सी लाइन लेके मेरे पास इतने सारे पॉइंट आए n। उसके भी अगर मैं और छोटे छोटे पार्ट करूँगी, कितने, इन्फिनिटी पार्ट करूँगी और छोटे छोटे, इसका मतलब यही है ना कि हम पूरे फंक्शन के और भी छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं, और लास्ट में जाके वो इतने छोटे हो जाएंगे। मान लो मेरे पास ये पोर्शन था Z0 टू लेके Z1 तक, लास्ट में जाके वो इतने छोटे हो जाएंगे कि हम उनको मेज़र ही नहीं कर पाएंगे, वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ZR-1 टेंड्स टू 0। मतलब अगर मैंने n को इन्फिनिटी अप्रोच करा दिया तो Z(R-1) मेरा क्या आ जाएगा, 0। एंड S(n) टेंड्स टू अ यूनिक लिमिट, मतलब जो मेरा S(n) आ जाएगा वो एक यूनिक लिमिट तक आ जाएगा। दैट डजंट डिपेंड ऑन द वे ऑफ सब डिवीजन ऑफ द कर्व C, सो द इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर, ये C जो लिखा है इसका मतलब होता है कॉन्टोर, और कॉन्टोर हम क्या पढ़ के आए हैं, किसी भी लाइन के जब हम पार्ट्स डिवाइड करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z d ऑफ z dz इज इक्वल टू किसके होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यों की हमने, क्योंकि हमें फाइंड करना था इन्फिनिटी तक के पॉइंट्स का। और समेशन क्यों लगाया, सबसे पहले ताकि हम उस छोटे से पॉइंट का पहले फाइंड आउट कर लें, और बाद में जब उस पर इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स के लिए हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि मैंने इसको क्यों सोल्व किया। तो मेरे पास ये वैल्यू क्यों आई, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ XIR एंड z ऑफ r माइनस z ऑफ r-1। क्लियर है इतनी बात। एंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर C f ऑफ z dz इज कॉल्ड इंटेग्रल ऑफ f ऑफ z अलोंग a कर्व C, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा मेन मकसद था ये चीज़ निकालना। ये क्वेश्चन मेरा पूरा सॉल्व करने का मतलब था क्या, ये चीज़ निकालना। क्या निकाली हमने यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर C f ऑफ z dz। ये यूज़ करेंगे हम अपने सारे के सारे फॉर्मूले, जितने मैं अभी फॉर्मूले करूँगी, थ्योरम्स करूँगी, ये सब में यूज़ होगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब कोई भी फंक्शन होगा उसको मेरे को इन्फिनिटी तक अप्रोच कराना होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा पोर्शन लूँगी r टेंड्स टू 1 to n, और उसको मैं अप्रोचेस करवा दूँगी इन्फिनिटी के, सो दैट मेरे पास कॉन्टोर C f ऑफ z फंक्शन निकल जाए। ठीक है, अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया मैंने, सबसे पहले तो कम्प्लेक्स इंटीग्रल लाइन निकालने के लिए हमने क्या किया, एक रेक्टिफाइबल कर्व ली। रेक्टिफाइबल कर्व लेने कैसे ली हमने, A to B, उसके कुछ पार्ट्स किए, पार्ट्स के फिर सब पार्ट्स किए। पार्ट्स का हमने नाम ले लिया एक क्या, XIR बिलोंग्स टू Z ऑफ r-1 टू Z ऑफ r, एंड इंटीग्रेशन S ऑफ n इज इक्वल टू क्या लिया हमने, उसका एक पोर्शन क्या लिया, S ऑफ n इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ XIR एंड z ऑफ r माइनस z ऑफ r-1। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये स्टेप, और इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है, ये आप एक बार याद रख लेना। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके देखा कि कैसे इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाते हैं। अब बात हमने क्या की, अगर मैं n को इन्फिनिटी अप्रोच कराती हूँ तो मेरा z ऑफ r-1 टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एंड
एस ऑफ एन क्या हो जाएगा, मेरा यूनिक लिमिट बन जाएगा जो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, सब डिवीजन ऑफ द कर्व सी के ऊपर, राइट ऑन। अब सो दैट जो मेरे इंटीग्रल आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बस अभी के लिए आप इतना कर लो, इसके एग्जाम्पल मैं बाद में करा। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर सी जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 फॉर अ क्लोज कॉन्टोर सी। मतलब ये ध्यान रखना, जेड डी जेड मतलब जिसके अलोंग मेरा डेरिवेटिव हो रहा है वही मेरे को इंटीग्रेशन में फंक्शन मिला है, ये फंक्शन होता है। और ये जिसके अलोंग हमें डेरिवेटिव करना होता है वो इक्वल है 0 के फॉर अ क्लोज कॉन्टोर सी में। अब सबसे पहले हमें इसको शो करना है, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड मतलब फंक्शन ऑफ जेड डी जेड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब मैंने आपको कहा था कि ये आपको हर जगह यूज़ करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। कब? जब समेशन लगा रहे हों r टेंड्स टू 1 टू n एफ ऑफ एक्स आई आर जेड ऑफ आर माइनस जेड ऑफ आर माइनस 1। मतलब ये एक छोटा सा पोर्शन है n तक का, 1 टू n तक का, और n बाद में हमने अप्रोच करवा दिया इन्फिनिटी, सो दैट हमारा जो पूरे कॉन्टोर के लिए इन्फिनिटी तक है उसके लिए हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। अब एक्स आई आर की वैल्यू क्या कहाँ से ली गई है, z ऑफ r माइनस 1 टू z ऑफ r, मतलब ये मेरा z ऑफ r है, ये मेरा ये z ऑफ r माइनस 1 है, ये मेरा z ऑफ r है। इसके बीच में कहीं पे मेरी किसकी वैल्यू है, एक्स आई आर वैल्यू है। सबसे पहले हम इसको उठा के चलेंगे आर एच एस को, मतलब राइट हैंड साइड को। जब हमने राइट हैंड साइड को उठाया तो मेरे पास क्या फंक्शन आया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई आर जेड ऑफ r माइनस जेड ऑफ r माइनस 1। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। अब देखो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है 0, तो मेरे को सबसे पहले तो ये फंक्शन में z बनाना पड़ेगा ना, और इसको बनाना पड़ेगा 0। तो z बनाने के लिए मैंने इसमें क्या किया, एक्स आई आर को पुट कर दिया z ऑफ r। इसका मेरे को बेनिफिट क्या होगा आगे देखते हैं हम। जब मैंने एक्स आई आर को जेड ऑफ आर पुट किया तो मेरे पास फंक्शन क्या आया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन जेड ऑफ आर। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आई आर था, इसको मैंने पुट कर दिया जेड ऑफ आर माइनस जेड ऑफ आर माइनस 1। इतनी बात क्लियर है? अब लिमिट अप्लाई की एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये क्या बन गया, जेड आर स्केयर माइनस जेड आर इंटू जेड आर माइनस 1। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि एक तो मेरी टर्म है पूरी ए की स्केयर और दूसरा एक ए में से एक कम हो रहा है यहाँ पे, राइट। इन दिस इक्वेशन 1 पुट एक्स आई आर इज इक्वल टू जेड माइनस जेड आर माइनस 1। ये इक्वेशन 1 है। सबसे पहले मैंने एक्स आई आर को पुट किया जेड ऑफ आर, अब मैं इसको पुट कर रही हूँ जेड ऑफ आर माइनस 1। वो क्यों? क्योंकि मेरा जो एक्स आई आर है वो किसके से बीच में है, जेड ऑफ आर माइनस 1 टू जेड ऑफ आर है। तो इसीलिए मैं इसको एक बार जेड ऑफ आर पुट कर रही हूँ और एक बार जेड ऑफ आर माइनस 1, क्योंकि इसके बाहर मैं जा नहीं सकती और इसके अंदर विद बाउंड्रीज लेनी है ना, क्योंकि मैंने कौन सी ली है, क्लोज ब्रैकेट ली है, तो मैंने बाउंड्रीज को पुट कर लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर सी एफ ऑफ जेड जी जेड, इनको पढ़ने का तरीका भी आप देख लेना ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n जेड आर माइनस 1 जेड ऑफ r माइनस जेड ऑफ r माइनस 1। जब ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जेड ऑफ r माइनस 1 जेड ऑफ r माइनस जेड ऑफ r माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम लग रही है, एक इसमें ये माइनस किया और ये प्लस किया है। अब बताओ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, मेरी ये चीज़ कट जाएगी। साथ में मेरे को क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, अब इन दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने पे मेरा बेनिफिट क्या हुआ, ये क्या बन गई, 2
इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड, और यहाँ पे क्या बन गई जेड ऑफ आर की स्क्वायर माइनस जेड ऑफ आर माइनस 1 की स्क्वायर। जो मेरा बीच वाला पोर्शन था वो मेरा कट आउट हो गया। इसका मेरे को बेनिफिट क्या पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे r1 टेंड्स टू n पुट करूँगी, अभी लिमिट नहीं अप्लाई की, अभी सिर्फ अंदर वाला ही काम चल रहा है। जब मैंने r इज इक्वल टू 1 to n अप्लाई किया तो 1, उससे कम 0, फिर 2, फिर उससे कम 1, फिर 3, फिर उससे कम 2, इस तरह करके मेरी सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। z ऑफ 1 माइनस z ऑफ 0, अब मैंने पुट किया 2 पुट करूँगी तो z ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस z ऑफ 1 का स्क्वायर। सिमिलरली z ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस z ऑफ 2 का स्क्वायर। एक टर्म प्लस की आएगी, एक टर्म माइनस की आएगी, आपस में कटती जाएंगी। बचेगी कौन सी, एक z ऑफ 0 की स्क्वायर और एक z ऑफ n की स्क्वायर। लास्ट में यही दो टर्म बचेगी। और शुरू में मैंने जब आपको वो करवाया था सिंपल कनेक्टेड रीजन, तो उसमें क्या बताया था कि a किसको मानना है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल में, जब हमने a किसको मानना था z ऑफ 0 को। यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू जेड ऑफ 0 और जेड एन किसको मानना था, b को। मतलब सबसे फर्स्ट वाले पोर्शन को a और जब सबसे लास्ट वाला पोर्शन है उसको b, यही मानना था। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मेरी ये टर्म बची b माइनस a का होल, मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इस पे मैं अगर लिमिट अप्लाई करूँ तो कैसे करूँगी, लिमिट होती है n पे अप्लाई, और यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना है, और लास्ट वाली टर्म मेरे पास ये क्या है बी स्क्वायर। फॉर अ क्लोज्ड, अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड सर्कल है, मान लो मेरे पास ये क्लोज्ड कर्व है, तो इसकी जो बी होगी वही इसकी ए होगी, क्योंकि हर जगह से ये क्या पोर्शन है, ये क्लोज्ड है ना। तो इसीलिए मैंने क्या पुट कर दिया, बी को पुट कर दिया ए। अब देखो एन तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो लिमिट इन्फिनिटी तो कहीं पे पुट होगी ही नहीं, और b मेरा क्या बन चुका है a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मेरा क्या आ गया 0। अब इधर मल्टीप्लाई 2 था, फंक्शन मेरे को सिर्फ ये चाहिए, तो इस 2 को मैं 0 के डिवाइड में भेज सकती हूँ। जब मैंने इसको 0 के डिवाइड में भेजा तो मेरा क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर c f ऑफ z डी जेड इज इक्वल टू 0। और f ऑफ z क्या था, z फंक्शन हमने क्या लिया था z, तो हमारी ये वैल्यूज़ क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर सी जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जब हम इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आगे यूज़ होंगी, और अगर पेपर की बात करें तो पेपर में ये ऑप्शनल में आती हैं, इसीलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू 1 डी जेड, यहाँ पे कुछ नहीं, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 डी जेड इज इक्वल टू 0। मतलब एक तो z डी जेड भी क्या आया मेरा 0, जो पिछला ऑप्शन किया है। और अगर मैं यहाँ पे f ऑफ z की वैल्यू 1 ले लूँ तो वो भी क्या आती है मेरी 0 आती है फॉर अ क्लोज्ड कर्व c, किसी भी क्लोज्ड कर्व c के लिए। सबसे पहले वही हम क्या लेंगे, f ऑफ z मेरे को 1 लेना है। जैसे यहाँ पे f ऑफ z क्या लिया था z, सबसे पहले यही लेट करके चले थे कि मेरा f ऑफ z क्या है z है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, f ऑफ z 1 है मेरा, f ऑफ z मैंने ले लिया 1। इंटीग्रेशन अप्लाई की, इंटीग्रेशन के लिए वही फॉर्मूला यूज़ किया, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टोर सी f ऑफ z डी जेड इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ x i r इंटू z ऑफ r माइनस z ऑफ r माइनस 1। तो वेयर एक्स आई आर कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स आई आर बिलोंग्स टू जेड ऑफ आर माइनस 1 और जेड ऑफ आर, ये क्या है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हमारी बाउंड्री पॉइंट्स भी आते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स नहीं आते। तो हमने क्या अप्लाई कर दिया, f ऑफ z की वैल्यू 1। जब हमने f ऑफ z की वैल्यू 1 अप्लाई की तो मेरे पास क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, f ऑफ एक्स आई आर भी क्या हो गया 1, और यहाँ से क्या बन गया, सिर्फ क्या बचा z ऑफ r माइनस z ऑफ r माइनस 1। यहाँ अप्लाई करेंगे समेशन, पहले लिमिट नहीं, पहले अप्लाई करेंगे समेशन। समेशन अप्लाई किया तो क्या आया r1 और z1 माइनस z0, फिर उसके बाद z2 माइनस z1, z3 माइनस z2। इसी तरह मेरे पास सारी टर्म्स आएंगी। तो मैंने पिछली बार क्वेश्चन की तरह इस z1 से क्या कैसे कैंसिल आउट करूँगी, मैं सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या z1 z0, फिर उसके बाद z2 z1,
ये कैंसिल आउट, कहीं पे Z2 होगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ Z0 और Zn माइनस Z0 लिख लिया। और लिमिट, अब लिमिट अप्लाई करूंगी मैं, क्या आएगा मेरे पास, Z(n) माइनस Z(0), Z(n) किसके इक्वल होता है B के, और Z(0) किसके इक्वल होता है A के। फॉर अ क्लोज्ड कर्व C एंड और कॉन्टूर C B इज इक्वल टू A होता है। किसी भी कॉन्टूर के लिए मेरे पास B इज इक्वल टू A होता है, तो मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ C f ऑफ Z dz इज इक्वल टू A माइनस A इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये भी वैल्यू किसकी आ गई, इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये इक्वेशन अब हो गई प्रूफ। तो इस तरह हम इनको क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, मतलब कोची गॉर्सेट्स थ्योरम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कल से हम फर्स्ट सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इफ यू लाइक द वीडियोस।